नमस्कार दोस्तों, हम हैं भूमंडलीयकृत विश्व के बनने के समय के लोग और हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे यह भूमंडलीयकृत विश्व बना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सोचिए आप एक पुराने जहाज पर खड़े हैं। सामने नीला समुंदर है और पीछे एक मिट्टी की सदाक जो हजारों मीलों तक फैली है। आज हम इंटरनेट की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले दुनिया को जोड़ने वाली असली फाइबर ऑप्टिक केबल थी सिल्क रूट। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, इस पर चाइना का रेशमी कपड़ा यूरोप जाता था। आज की हमारी चर्चा का विषय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम टॉपिक लगता है, लेकिन असल में ये हमारी आपकी कहानी है। ये कहानी है कि हमारी प्लेट में रखा आलू और टमाटर कहाँ से आया, हमारे विचार कैसे दुनिया भर में फैले और यहाँ तक कि बीमारियों ने कैसे इतिहास का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेट, हवाई जहाज, मतलब पिछले 50-60 साल की बात। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि दुनिया के जुड़ने की ये कहानी हजारों साल पुरानी है। और ये स्रोत हमें एक लंबे सफर पर ले जाएंगे। हम प्राचीन रेशम मार्ग से शुरू करेंगे, फिर 19वीं सदी की उस हलचल को देखेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, और आखिर में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया तक पहुंचेंगे। तो असल में हम इतिहास को तारीखों के चश्मे से नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखने वाले हैं, है ना? कहते हैं दुनिया का पहला वर्ल्ड वाइड वेब सदियों पहले बन चुका था। सुनने में अजीब लगता है। हाँ, लेकिन ये तुलना बहुत सटीक है। हम बात कर रहे हैं रेशम मार्ग की, यानी सिल्क रूट। इसे कोई एक सड़क मत समझिए, ये रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था जो जमीन और समंदर दोनों से होकर गुजरता था। कितना बड़ा था ये नेटवर्क, मतलब कहां से कहां तक? सोचिए, ये पूरे एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ रहा था। ये रास्ते ईसा के जन्म से भी पहले मौजूद थे और लगभग 15वीं सदी तक चलते रहे। उस जमाने के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस वेब पर ट्रैफिक किस चीज का था? नाम से तो लगता है सिर्फ रेशम का। रेशम तो स्टार प्रोडक्ट था, बिल्कुल। चीन से बेहतरीन रेशम पश्चिम की ओर जाता था और इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ भारत से मसाले और कपड़े और यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं वो एशिया की ओर आती थीं। ये उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड सुपर हाईवे था एक तरह से। ये सिर्फ चीजों के लेन देन की बात होती तो शायद ये आज उतना जरूरी नहीं होता। लेकिन इस नेटवर्क पर कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो सामान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल में आज जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं ना, मतलब बिना जंग के अपनी संस्कृति और विचारों से दुनिया पर असर डालना, उसकी शुरुआत शायद इसी सिल्क रूट से हुई थी। व्यापार तो एक बहाना था, असली खेल तो विचारों का था। कैसे? इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? सबसे बड़ा उदाहरण है बौद्ध धर्म। ये भारत से निकला और इसी सिल्क रूट के नेटवर्क से होता हुआ मध्य एशिया, चीन और फिर पूरे पूर्वी एशिया में फैल गया। इसी तरह ईसाई मिशनरी इन्हीं रास्तों से एशिया पहुंचे और बाद में मुस्लिम उपदेशक भी इन्हीं रास्तों पर सफर करते हुए दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचे। तो ये रास्ते सिर्फ व्यापार के नहीं थे, ये आस्था और संस्कृति के संगम का भी जरिया बन गए थे। हाँ बिल्कुल। ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारी रसोई से जुड़ी हैं। आलू, टमाटर, हरी मिर्च। ये सोचना भी अजीब है कि कभी ये सब भारत में थे ही नहीं। हाँ, और इस कहानी की शुरुआत होती है 1492 में, जब कोलंबस गलती से अमेरिका पहुंच गया। वहां यूरोपियन लोगों ने एक पूरी नई दुनिया देखी, जहां ऐसी फसलें थी जो बाकी दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का, मूंगफली, शकरकंद। और फिर ये सब जहाजों में भरकर पूरी दुनिया में फैल गए। इसे ही कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं ना? जी, और इस एक्सचेंज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, खासकर आलू ने। यूरोप के गरीबों के लिए आलू किसी वरदान से कम नहीं था। ये उगाना आसान था, सस्ता था और पेट भी भरता था। इसे खाने से लोगों की औसत उम्र बढ़ गई और सेहत सुधरने लगी। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। और इसका सबसे भयानक उदाहरण आयरलैंड में देखने को मिला 1840 के दशक में। आयरलैंड के लोग अपने खाने के लिए आलू पर इतने निर्भर हो गए थे कि जब एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी तो वहां भयंकर अकाल पड़ गया। आयरलैंड के लोग तो आलू पर इतने निर्भर हो गए
कि जब 18 के दशक में करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये सोचना ही कितना भयानक है कि एक सब्जी के फेल होने से 10 लाख जानें चली गईं। ये ग्लोबलाइजेशन का शायद सबसे बड़ा सबक है। जुड़ाव फायदेमंद है, पर अति निर्भरता जानलेवा हो सकती है। और इसी कोलंबियन एक्सचेंज का एक और भी डरावना पहलू था, बीमारियां। और ये एक ऐसा लेन देन था जो सिर्फ एक तरफा था। हाँ, ये इस एक्सचेंज का सबसे काला अध्याय है। स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका को अपनी बंदूकों से उतना नहीं जीता जितना चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के कीटाणुओं से जीता। उनका सबसे खतरनाक वेपन था स्मॉल पॉक्स के जर्म्स। अमेरिका के लोग सदियों से दुनिया से काटे हुए थे। हुआ ये कि लाखों सालों से अमेरिका बाकी दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए वहां के लोगों के शरीर में यूरोप से आई इन बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यूनिटी, थी ही नहीं। तो ये अनजाने में एक तरह का जैविक हथियार बन गया। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर यह किसी भी हथियार से ज्यादा घातक साबित हुआ। ये बीमारी स्पेनिश सेना के किसी इलाके में पहुंचने से पहले ही वहां फैल जाती थी और पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर देती थी। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो दिल दहला देती है। बंदूकें तो छीनी जा सकती थीं, लेकिन इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं था। इसने यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका पर कब्जा करना बहुत आसान बना दिया। तो बीमारियों और खाने पीने की चीजों ने दुनिया को अनजाने में जोड़ दिया। लेकिन 19वीं सदी में तो इंसानों ने जानबूझकर टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया को जोड़ने की ठान ली थी, है ना? यहीं से कहानी और तेज हो जाती है। बहुत तेज। अर्थशास्त्री कहते हैं कि 19वीं सदी में 3 बड़े प्रवाह यानी 3 फ्लोज ने दुनिया को बदल दिया। पहला था व्यापार का प्रवाह। भाप के इंजन और रेलवे की वजह से अब कपड़ा और गेहूं जैसी चीजें बहुत बड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश जाने लगी। ठीक है, पहला प्रवाह व्यापार का था, लेकिन सामान खुद तो नहीं चलेगा, उसे बनाने और ले जाने के लिए लोग भी चाहिए। क्या यही दूसरा प्रवाह था? बिल्कुल, यही था श्रम का प्रवाह। लाखों लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह गए। कुछ अपनी मर्जी से गए, जैसे यूरोप से लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए, और लाखों लोगों को मजबूरी में ले जाया गया, जैसे भारत और चीन से मजदूरों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजा गया। और तीसरा प्रवाह? वो था पूंजी का प्रवाह। अमीर देशों के बैंक और निवेशक दूसरे देशों में, खासकर अपने उपनिवेशों में, रेलवे, खदानों और बागानों जैसी चीजों में पैसा लगा रहे थे। ये तीनों प्रवाह आपस में जुड़े हुए थे और इन्होंने मिलकर एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इन प्रवाहों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? अफ्रीका की कहानी तो काफी चौंकाने वाली है। अफ्रीका का उदाहरण दिखाता है कि कैसे इस नए ग्लोबल सिस्टम का इस्तेमाल लोगों पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा था। 19वीं सदी के आखिर तक अफ्रीका में जमीन और मवेशियों की कोई कमी नहीं थी। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खेती करते थे, उन्हें पैसे के लिए मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। और यूरोपीय ताकतें चाहती थीं कि अफ्रीकी लोग उनकी खदानों और बागानों में काम करें। हाँ, पर अफ्रीकी लोग तैयार नहीं थे। यूरोपीय लोगों ने उन पर टैक्स लगाए, जमीन के कानून बदले, पर बात नहीं बनी। फिर एक अजीब सी घटना हुई। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी, जिसे मवेशियों का प्लेग कहते हैं, वो एशिया से लाए गए जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंच गई। और ये बीमारी जंगल की आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल। इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। अफ्रीकी लोगों के लिए उनके मवेशी ही उनकी दौलत थे, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था थे। रातों रात वे कंगाल और लाचार हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या यूरोपीय ताकतों ने इस बीमारी का जानबूझकर फायदा उठाया? हमारे सोर्सेज इस बारे में कुछ बताते हैं क्या? स्रोत सीधे सीधे ये नहीं कहते कि इसे जानबूझकर फैलाया गया, लेकिन वो ये जरूर साफ करते हैं कि यूरोपीय ताकतों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मवेशी खत्म हो जाने के बाद अफ्रीकी लोगों के पास खदानों और बागानों में कम मजदूरी पर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो इस एक बीमारी ने वो कर दिखाया जो यूरोपीय अपनी बंदूकों और ताकत से पूरी तरह नहीं कर पाए थे। इसने अफ्रीका पर यूरोपीय कब्जे को बहुत मजबूत कर दिया। अफ्रीका की कहानी तो शोषण की है। क्या श्रम के प्रवाह में जो लोग भारत से बाहर गए, उनकी कहानी भी ऐसी ही थी? ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे? उनकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। 19वीं सदी में भारत से लाखों मजदूरों को, खासकर आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से एक कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया गया। ये एक अग्रीमेंट होता था, और इसी अग्रीमेंट को वो लोग अपनी भाषा में गिरमिट कहने लगे और वहीं से उनका नाम गिरमिटिया पड़ा। बिल्कुल। उन्हें कैरिबियन द्वीप, मॉरिशस और फिजी जैसी जगहों पर बागानों, खदानों और रेलवे लाइनों पर काम करने के लिए ले जाया गया।
उनसे 5 साल काम करने का वादा होता था, जिसके बाद वे चाहें तो वापस आ सकते थे। लेकिन असलियत वो बहुत अलग थी। हालात बहुत खराब थे। इसे तो सोर्सेज में एक नए तरह की गुलामी तक कहा गया है। जी, हालात भयानक थे। उनसे झूठे वादे करके ले जाया जाता था। वहां उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर सजा दी जाती थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन लोगों ने हार नहीं मानी और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। और आज भी उनके वंशज वहां रहते हैं। मशहूर लेखक वीएस नायपॉल और क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल, ये सब उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। यह उनकी हिम्मत की मिसाल है। बिल्कुल। और यहीं से एक और दिलचस्प बात निकलती है। जब अलग-अलग जगहों से आए ये लोग एक साथ रहे तो उनकी संस्कृतियां भी आपस में मिली और कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना। उनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकलीफ को संगीत में बदल दिया, जिसे आज हम चटनी म्यूजिक कहते हैं। वहां मुहर्रम के जुलूस को होसे नाम का एक बड़ा कार्निवल यानी मेला बना दिया गया। नाम इमाम हुसैन पर था, लेकिन इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेने लगे। यह दुख और विरोध जताने का एक साझा मंच बन गया। और संगीत का भी जिक्र है, चटनी म्यूजिक। ये नाम ही कितना दिलचस्प है। हाँ, चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद और गुयाना में बहुत मशहूर हुआ। ये भारतीय लोक संगीत और कैरेबियन धुन का एक मजेदार मिश्रण है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी पहचान को बनाए रखने और कुछ नया बनाने के तरीके खोज ही लेता है। ये एक ग्लोबलाइजेशन का वो चेहरा है जहां सरहदें मायने नहीं रखती। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 2 विश्व युद्धों ने दुनिया को तोड़कर रख दिया था। अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी थीं। इस बिखरी हुई दुनिया को दोबारा कैसे जोड़ा गया? युद्ध के बाद दुनिया के बड़े नेताओं को ये समझ आ गया था कि आर्थिक लड़ाइयां ही बड़े युद्धों को जन्म देती हैं। वे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो स्थिर हो और भविष्य में ऐसे संकट को रोके। इसी सोच के साथ 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। और यहीं से उन 2 बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ जिनके नाम हम आज भी सुनते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। जी, इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वां या ट्विन्स भी कहते हैं। पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसका काम था दुनिया के व्यापार और लेन देन में स्थिरता बनाए रखना। और दूसरा था विश्व बैंक, जिसका काम था युद्ध में तबाह हुए देशों को फिर से खड़ा करने के लिए कर्ज देना। तो इरादा तो अच्छा था, एक स्थिर दुनिया बनाने का। लेकिन क्या ये सिस्टम सबके लिए बराबर था? क्योंकि उस समय भारत जैसे कई देश नए नए आज़ाद हो रहे थे। उनके लिए इसमें क्या था? यहीं पर असल मुद्दा छिपा है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिस्टम मुख्य रूप से पश्चिमी औद्योगिक देशों के फायदे के लिए बनाया गया था। इन दोनों संस्थाओं के बड़े फैसलों पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का कंट्रोल था, क्योंकि उनके पास वीटो पावर थी। मतलब वो किसी भी फैसले को अकेले ही रोक सकते थे। हाँ, तो भारत जैसे नए आज़ाद हुए देशों को जल्द ही ये महसूस होने लगा कि इस सिस्टम से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। उन्हें लगा कि ये तो एक नए तरह का आर्थिक साम्राज्यवाद है, जहां फैसले कोई और ले रहे हैं। तो क्या उन्होंने इसका विरोध किया, अपनी कोई अलग व्यवस्था बनाने की कोशिश की? बिल्कुल, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ग्रुप बनाया। विकासशील देशों ने मिलकर समूह 77 यानी G77 बनाया। 77 इसके शुरुआती सदस्य देशों की संख्या थी। उन्होंने मिलकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या NIEO की मांग रखी। और इस NIEO का मकसद क्या था? वो क्या बदलना चाहते थे? वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो सिर्फ अमीर देशों का नहीं बल्कि विकासशील देशों के हितों का भी ध्यान रखें। उनकी सीधी सीधी मांगे थी। उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा कंट्रोल मिले, उन्हें अपने कच्चे माल का सही दाम मिले और अमीर देशों के बाजारों में उन्हें अपना सामान बेचने का बेहतर मौका मिले। एक तरह से वे खुद को इस नए आर्थिक शोषण से बचाना चाहते थे। लेकिन क्या G77 की ये मांगे मानी गईं? क्या NIEO कभी हकीकत बन पाया? नहीं, ज्यादातर मांगे विकसित देशों ने नहीं मानी। ये दिखाता है कि राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी आर्थिक गुलामी से लड़ना कितना मुश्किल था। ये लड़ाई आज भी दुनिया में किसी न किसी रूप में जारी है। तो रेशम मार्ग से लेकर G77 तक दुनिया के जुड़ने की ये कहानी उम्मीद और मुश्किलों दोनों से भरी हुई है। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये विचारों, भोजन, लोगों और उनके संघर्ष की एक बहुत लंबी और उलझी हुई दास्तां है। और इतिहास की ये प्रवाह आज भी हमारी दुनिया को बना और बिगाड़ रहे हैं।
हमारे खाने की थाली में क्या है, हम कौन सा संगीत सुनते हैं, और दुनिया के सामने आज जो आर्थिक चुनौतियां हैं, इन सब के तार कहीं ना कहीं इतिहास की इन्हीं घटनाओं से जुड़े हुए हैं। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि ग्लोबलाइजेशन ने बड़े मौके भी दिए और भयानक शोषण भी किया। आज जब हम इंटरनेट और ग्लोबल सप्लाई चेन वाली दुनिया में जी रहे हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, तो हम रिंडरपेस्ट महामारी या गिरमिटिया मजदूरों की कहानी से क्या सबक सीख सकते हैं, ताकि आने वाला कल थोड़ा और बराबरी का हो।